बुलेटिन का आगाज में असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर इलेक्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेगा करप्शन स्कैंडल बारे मजीद पेशरफ्त की गई। मुलाजिमीन की स्क्रूटनी के दौरान मजीद 14 बोगस भर्तियां पकड़ी गई। कोऑपरेटिव हाउसिंग में पकड़े गए बोगस मुलाजमीन की तादाद 41 हो चुकी है। बोगस मुलाजमीन नौकरियों से बर्खास्त कर दिए गए हैं। मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है, जबकि 400 मुलाजमीन की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। सोसाइटीज के तमाम सबका रिकॉर्ड्स का जायजा ले रहे हैं। अदनान बदर ने इस मौका पर यह भी कहा, आपको अपडेट करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर इन एक्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेगा करप्शन स्कैंडल बारे मजीद पेशरफ्त हुई। मुलाजमीन की स्क्रूटनी के दौरान मजीद 14 बोगस भर्तियां पकड़ी गई हैं, जबकि मजीद तादाद उनकी बढ़कर 41 हो चुकी है। बोगस मुलाजमीन नौकरियों से बर्खास्त कर दिए गए हैं, जबकि मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि 400 मुलाजमीन की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। सोसाइटीज के तमाम सबका रिकॉर्ड्स का भी जायजा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने इस पर नोटिस लिया है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेगा करप्शन स्कैंडल बारे मजीद पेशरफ्त हुई। मुलाजमीन की स्क्रूटनी के दौरान मजीद 14 बोगस भर्तियां पकड़ी गई हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पकड़े गए बोगस मुलाजमीन की तादाद 41 हो चुकी है। बोगस मुलाजमीन नौकरियों से बर्खास्त कर दिए गए हैं, जिस पर मजीद तहकीकात भी शुरू की गई है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने यह भी कहा कि 400 मुलाजमीन की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। फोन पर दोस्त से तल्ख कलामी हुई और इसके बाद जिंदगी का खात्मा कर लिया। नर्स फौजिया परवेज की लाश हॉस्टल से मिली थी। पुलिस के मुताबिक फौजिया अस्पताल में मौजूद अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। मरने से कबल फोन पर बात भी की। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। यासिर, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है? जी, 2 रोज कबल थाना चैलिया के इलाके में कबीराबाद में एक हॉस्टल से एक खातून की लाश बरामद हुई थी, जिस पर तहकीकात की गई तो ये पता चला कि ये खातून फौजिया जिसका नाम है और ये एक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में नर्स है। और पुलिस में तहकीकात में ये चीज सामने आई है कि नर्स ने खुदकुशी की है और उसने खुद को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसकी हलाकत हुई। और पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये देखा है कि जो खातून है उसके जिस्म पर तशद्दुद के किसी किस्म के निशानात नहीं थे, ना ही गले पर किसी किस्म का कोई निशान था। और पुलिस ने तहकीकात में ये चीज वाज़ेह कर दी है कि जो नर्स है उसने खुदकुशी की है। और नर्स का अपने ही एक कोलीग के साथ फोन पर बातचीत चल रही थी। फोन पर बातचीत के दौरान की तलक कलामी हुई है, जिसके बाद इस खातून ने मुबैना तौर पर खुद को इंजेक्शन लगाया और उसकी हलाकत होगी। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया अपने इस हवाले से अपडेट किया। और बात कुछ कातिल वायरस कोरोना के हवाले से। मियांवाली में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। गुज़श्ता 3 रोज में कोरोना की मुस्बत शरह 12% तक पहुंच गई। गर्ल्स पुलिस हॉस्टल और निजी स्कूल समेत 4 सरकारी स्कूलों में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा कितनी तादाद है मुतासिर होने वाले अफराद की? के हवाले से अगर बात की जाए तो मियांवाली में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इस हवाले से हेल्थ इंतजामिया मियांवाली ने क्या इकदाम किए और अगर शरह की बात की जाए तो 12% तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी सूरत हाल जो है ख़राब होती जा रही है, आए रोज़ कोरोना के पेशेंट जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि मियांवाली में कोविड की सिचुएशन बढ़ रही है, तो इसमें एक वजह नंबर ऑफ सैम्पलिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग भी हमने कुछ 100% बढ़ा दी है। और दूसरी बात यह है कि उसकी महीने की अगर एवरेज देखें तो 4.5% पे है और कल के दिन में 12% पॉजिटिव आए थे। तो उसके लिए हमारा एक तो सिस्टम जो था टेस्टिंग का वो थोड़ा डिले था और रिपोर्ट हमें लेट आती थी। हमारी जो यूवियास लैब है, अब हमने उसको सरगोदा डिवीजन में जो हमारी शहीन लैब है वहाँ से शुरू करवा दिए हैं और हम 14 से 16 घंटे में रिजल्ट निकलवा लेते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि पुलिस लाइन की बात की जाए तो वहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे भी रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के पेशेंट। उसके अलावा 4 स्कूल हैं जिनमें 3 सरकारी स्कूल हैं, एक निजी स्कूल है, वहाँ पे भी केस रिपोर्ट हुए। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या इकदाम हो रहे हैं सर? जी, इसमें फौरी तौर पर हमने डीपीओ साहब को और सीईओ एजुकेशन को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी ये क्लास ये इस तरह की चीज़ें हैं तो ये क्लोज कर दें। तो हॉस्टल हमने क्लोज करवा दिया है और वहाँ पर जितने बाकी लोग हैं उनके आज सैंपल हम भेज रहे हैं। स्कूलों में भी हमने बच्चों के सैंपल भेजे हैं। तो साथ साथ डीसी साहब ऑनलाइन है, इस
چیز میں ان کی ایک سپورٹ ہے کہ جس طرح ہم کریں وہ ان کی طرف سے گو ہیڈ ہے کہ آپ فوری اس کو جس طرح کریں ڈپارٹمنٹ کروائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سی او صاحب کی بات سنی کہ سب سے بڑا جو میجر مسئلہ میاں والی میں دیکھنے کو مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب کووڈ کے ٹیسٹ کے لیے نمونے بھجوائے جاتے تھے تو اس میں بہت زیادہ دیر ہو جاتی تھی۔ اب سرگودم میں یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور 12 سے 14 گھنٹوں کے درمیان رزلٹ آ جاتا ہے۔ اس سے کووڈ کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک ہیلتھ انتظامیہ کو مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ سی او صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سی او ایجوکیشن کو بھی لکھا جا چکا ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو بھی لکھ دیا گیا ہے کہ کورونا کے مثبت شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اختر مجاز، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی آج ہوگی۔ قرآن خوانی کا اہتمام 37 ڈی ماڈل ٹاؤن لاہور میں کیا جائے گا۔ سید افضل حسین نقوی کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی شام 4:30 بجے ہوگی۔ قرآن خوانی کے بعد شام 5:30 بجے مجلس اعزاء منعقد کی جائے گی۔ سید افضل حسین نقوی کے سال ثواب کے لیے دعا شام 6:30 بجے ہوگی۔ نواز شریف میں قتل کے مقدمے کی بہاولپور میں سماعت، پولیس ملازمین اور افسران کو عدالت میں کیس کی تعمیر نہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ عدالت نے 5 پولیس افسران اور ملازمین کی تنخواہ بند کر دی۔ پولیس ملازمین گرفتار کر کے 30 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ نواز شریف میں قتل کے مقدمے کی بہاولپور میں سماعت ہوئی، پولیس ملازمین اور افسران کو عدالت میں کیس کی تعمیل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ عدالت نے 5 پولیس افسران اور ملازمین کی تنخواہیں بند کر دیں، جبکہ پولیس ملازمین گرفتار کر کے 30 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو تھانہ نواز شریف سے، جہاں پہ قتل کے مقدمے کی بہاولپور میں سماعت ہوئی، پولیس ملازمین اور افسران کو عدالت میں کیس کی تعمیل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ عدالت نے 5 پولیس افسران اور ملازمین کی تنخواہیں بند کر دی ہیں، جبکہ پولیس ملازمین گرفتار کر کے 30 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ فاضل عدالت کی جانب سے 30 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ 30 اگست کو دوبارہ ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ 5 پولیس افسران اور ملازمین کی تنخواہیں اس عرض میں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ یہ تمام کارروائی جو ہے کیس کی تعمیل نہ کرنے پر دی گئی ہے۔ تھانہ نواز شریف میں قتل کا مقدمہ ہے جس کی بہاولپور میں سماعت جاری تھی اور ملزمان کو پیش نہ کرنے پر عدالت نے 5 پولیس افسران اور ملازمین کی تنخواہیں بند کر دی ہیں۔ ملتان بی سی چوک سے ڈبل پھاٹک تک سڑک کی تعمیر کے ٹینڈر بولی میں کانٹریکٹر کا نام لسٹ میں شامل نہ کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے کنسٹرکشن کمپنی کو بولی میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو ملتان سے، جہاں پر بی سی چوک سے ڈبل پھاٹک تک سڑک کی تعمیر کے ٹینڈر کے حوالے سے بولی میں کانٹریکٹر کا نام لسٹ میں شامل نہ کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے کنسٹرکشن کمپنی کو بولی میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، ملتان بی سی چوک سے ڈبل پھاٹک تک سڑک کی تعمیر کے ٹینڈر کے حوالے سے یہ سماعت ہوئی ہے۔ بولی میں کنٹریکٹر کا نام لسٹ میں شامل نہ کرنے کی کیس کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے کنسٹرکشن کمپنی کو بولی میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ملتان میں تھانہ بستی ملوک پولیس کا انوکھا کارنامہ، پولیس کو اڈا لاڈ میں چوکی بنانے کی جگہ نہ ملی تو پولیس نے مارکیٹ کمیٹی کے دفتر پر ہی قبضہ کر لیا۔ مارکیٹ کمیٹی کا عملہ دفتر پر پولیس کا قبضہ ہونے پر ملتان منتقل۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر بھی پولیس کے سامنے بے بس ہیں، کہتے ہیں سی پی او کے پاس بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے۔ جی جنید، بتائیے گا۔ جی بالکل، غلہ منڈی لاڑ کے اوپر تھانہ بستی ملوک کی پولیس کی جانب سے چوکی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے۔ غلہ منڈی لاڑ کے دفتر جو ہے اس وقت پولیس کے قبضے میں ہے، جس پر چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سی پی او ملتان کو جو ہے بارہا درخواست دے چکے ہیں کہ غلہ منڈی لاڑ کا جو مرکزی دفتر ہے اس کو خالی کروایا جائے۔ غلہ منڈی کا جو اپنا عملہ ہے وہ اپنا دفتر جو ہے وہ لاڑ کا چھوڑ کر ملتان میں آ چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ منڈی کے ملازمین کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں، دفتر کے اوپر جو ہے وہ بستی ملوک پولیس کی جانب سے اپنی چوکی جو ہے وہ قائم کر لی گئی ہے۔ اس وقت چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، انوکھا واقعہ ہے کہ پولیس جو محافظ ہے
वही अब जो है वो दफ्तरों के ऊपर, खास तौर पर सरकारी दफ्तर और गला मंडी के दफ्तर के ऊपर काबिज हो चुकी है। जी जुनेद, ये अपना अभी हमने चार्ज लिया है गला मंडी मार्केट कमेटी का। तो इसमें अभी देखा हमने सीपीओ साहब को हमने दरख्वास्तें दी हैं, 3-4 मरतबा दरख्वास्त दे चुके हैं, उस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। अब इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब को भी दरख्वास्त भेज रहे हैं ताकि इस पर कार्रवाई अमल में आए। लाड़ की पुलिस ने हमारे मार्केट कमेटी ग्रीन मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ है और सीपीओ मसूद मुनीर मार साहब के इलम में है। उनको हमने मुस्तैद बार लेटर भेजे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा सीपीओ को भी इस हवाले से दरखास्तें दी गई हैं, उनसे मिलने के लिए वक्त भी मांगा गया है, मगर उनकी जानिब से कोई खास इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बाद जो है मार्केट कमेटी का अमला भी मुतासिर हो रहा है, रेवेन्यू भी जो है वो भी उनका मुतासिर हो रहा है, क्योंकि थाना बस्ती मलूक की पुलिस की जानिब से मार्केट कमेटी का जो दफ्तर है अड्डा लाड़। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ो और आपको बताएं दुनियापुर के बेशतर देही इलाके सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। चक नंबर 307 WB में डिस्पेंसरी ना होने से शहरी परेशान है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे याकूब ताहिर से। जी याकूब, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त दुनियापुर के नवाही इलाका 360 WB में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कि है एक इलाके की रूहानी शख्सियत का दरबार भी है, जो कि 665 साल यहाँ पर पुराना है। ये मखदूम अब्दुल रशीद हकानी की औलाद में से है और यहाँ पर इनका फैज़ भी जारी है। आए साल यहाँ पर सालाना उर्स भी मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती की बात है कि आज तक यहाँ पर तिब्बी सहूलतें ना होने की बराबर है। ख़ास तौर पर उर्स के दिनों में यहाँ पर कई किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्पेंसरी ना होने की वजह से लोगों को दूर दराज जो कि है रेफर कर दिया जाता है, जहां से वो अपने इलाज मुआवजा करने से भी महरूम रहते हैं। इस वक्त अहले इलाका सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद से जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे कि आपको किस किस्म के मसाइल हैं सेहत के बारे में? 665 साल हो चुके हैं इस बुजुर्गान दीन को, यहाँ कोई तिब्बी सहूलत नहीं है। यहाँ हमारी रिक्वेस्ट है सब MNA MPA वज़ीर आला वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारजा से हमारी अपील है, हमारी ये अपील मंजूर कर दी जाए। ये हमारे मसाइल जल्द हल कर दिए जाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। अगर स्कूल या अस्पताल ये बहुत दूर हैं, इलाके वाले बहुत परेशान हैं। हमें हर कीमत पर अस्पताल चाहिए, हर कीमत पर अदा करें। मेहरबानी, आपका शुक्रिया होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें आला हकाम से हमारी यही गुजारिश है। इनका कहना यही है कि रात के वक्त ख़ास तौर पे कोई इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर दुनियापुर से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक नवाही चक है, वहाँ पर डिस्पेंसरी है। वहाँ पर जब मरीज़ को लेके जाया जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। दोबारा उसको जब तहसील हेडक्वार्टर दुनियापुर लेके जाया जाता है तो डिस्पेंसरी ना होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया याकूब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ो और आपको बताएं मलिक अल्लाह नवाज वैंस पाकिस्तान सराय की पार्टी के दूसरी बार मरकजी सदर बन गए। मुल्तान में मरकजी सदर मलिक अल्लाह नवाज वैंस के डेरे पर पार्टी रहनुमा और कारकुनों की जानिब से मुबारकबाद देने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मालिक से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सराकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जो मरकजी सदर हैं पाकिस्तान सराकी पार्टी के मलिक अल्लाह नवाज वैंस, उनको दोबारा ये जो है ओहदा वो सौंपा गया है, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इस वक्त इनके डेरे के ऊपर जो मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है, बाकायदा तौर पर मिठाई खिलाई जा रही है और जो हार खुशी के पहनाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मलिक अल्लाह नवाज वैंस साहब और दीगर जो इनके चाहने वाले। हम मलिक अल्लाह नवाज वैंस साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, दोबारा आपको 3 साल के लिए मुंतखब किया गया है मरकजी सदर। और क्या कहेंगे जनूबी पंजाब हमारे सराकी खिते के हवाले से किस तरह काम करेंगे, आगे आपकी सराकी किस तरह काम करेगी? देखो जी, असां इहा तहरीक चलेंदे पे हैं, लोगों को समझेंदे पे हैं और ई वेले लोगों को ये आदमी के साथ अलहदा सूबा दो ताकि सारी इंडस्ट्री इतने लगे, सारे लोगों को रोज़गार मिले, ये इलाका खुशहाल थी वे। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो इन्होंने चाहिए कि कोटा सिस्टम करें, हर डिस्ट्रिक्ट की आबादी के लिहाज नाल मैं अक्सर CSS तक भी उन्होंने जड़े एडजस्ट करें। हर आबादी ताकि सारे पाकिस्तान के सारे खिते जड़े तरक्की करें। अगर ये मैरिट के ना तो चंद जिले जो सारी भर्ती करें तो ई वास्ते इतने बेरोजगारी। मैं असल जरा दसना चाहना तो
کہ فیصل آباد ایک روڈ دے اتنے 150 کارخانہ ہے، گجرات ایک روڈ دے 150 کارخانہ ہے، اور تساں گوجرانوالا ڈے گنو، سیالکوٹ ڈے گنو، جڑے ہن 35 بندے شہید تھے، ایویں بے روزگاری گنو، یعنی اتھوں دا ملک مزدور صاحب اگے الیکشن کے حوالے سے بتا دیں، کیا الیکشن میں حصہ لے گی پاکستان سرائیکی پارٹی؟ علیحدہ صوبے کی جنگ جو لڑنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتا دیجیے۔ دیکھو جی، میں پہلے بھی ساری پاکستان سرائیکی پارٹی میں 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا، میرا بیٹا بھی ایم این اے دا الیکشن لڑ چکے 154 ملتان تو، میں 13 میں الیکشن لڑیا، 18 الیکشن لڑیا ایم اے دا، اور انشاءاللہ این ویلے تو ساری سرائیکی پارٹی دے اور باقی سرائیکی پارٹیاں دے بہت سارے لوگ تیار کے جڑے اساں الیکشن لڑسوں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تفصیلاً بات کر رہے تھے ملک علی نواز وینس صاحب جو مرکزی صدر ہیں پاکستان سرائیکی پارٹی کے، اور ان کے مطابق وہ 3 سال جو اگلے ان کو ٹینور دیا گیا ہے اس کے اندر بھرپور خدمت کریں گے، اس سرائیکی وسیب سرائیکی خطے کے لیے جو حقوق کی ہے وہ جنگ لڑیں گے، اور باقاعدہ طور پہ جو 2023 کے الیکشن ہوں گے عام انتخابات، سرائیکی عوام کی خدمت کی جائے گی۔ بہت شکریہ امجد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سی ای او میپکو انجینئر اکرام الحق کا مظفر گڑھ کا دورہ، میپکو سرکل مظفر گڑھ کے تمام فیلڈ افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر عبد المنان منگی نے سرکل کی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ سی ای او میپکو کی تمام فیلڈ افسران کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت، فیلڈ افسران کو ریکوری اور لائن لاسز کے اہداف کے لیے خود فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت بھی کی۔ سی ای او کی بجلی چوری روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات کرنے کی ہدایت، خراب اور جلنے والے میٹرز بھی جلد از جلد تبدیل کیے جائیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اس موقع پر یہ کہا، جبکہ کام نہ کرنے والے افسروں اور ملازمین کی کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اس موقع پر عوام کی خدمت کرنے کا بھی یہاں پر ان کو ہدایات دی۔ جنوبی پنجاب میں صحت کے شعبے میں ایک اور سنگ میل عبور، حکومت پنجاب کے ہدایت پر نشتر میڈیکل ہسپتال میں کارنیا ٹرانسپلانٹ کا آغاز، 3 نابینا افراد کی آنکھوں کے شفاف پردے کی کامیاب پیوند کاری کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ اب ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے جو کارنیا ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہیں انہیں لاہور نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ملتان کی جنوبی پنجاب کی جو سب سے بڑی علاج گاہ ہے نشتر ہاسپٹل میں کارنیا ٹرانسپلانٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے 3 کامیاب آپریشن کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مریض موجود ہیں، کمشنر ملتان بھی یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے مریضوں کی عیادت بھی کی ہے۔ مزید امینی سے جانتے ہیں، بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے بینائی سے محروم تھے اور آج یہ آپ کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ شکر الحمدللہ، پہلے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں ہمارے نظر نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ نظر ٹھیک بن گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ سے یہاں پر کوئی پیسے لیے گئے ہیں یا تمام جو آپ کا علاج ہے وہ مفت کیا گیا، کیا کہیں گے؟ مفت کیا گیا، 1 روپیہ ہی نہیں لگا، بالکل فری۔ بالکل دیکھیں، نشتر ہاسپٹل میں جو ہے کارنیا ٹرانسپلانٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے جو مریض ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب انہیں لاہور یا کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ مجموعی طور پر اگر کارنیا ٹرانسپلانٹ کی بات کی جائے تو اس پر ایک آپریشن کے اوپر 5 سے 6 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، لیکن نشتر نے یہ تمام تر جو علاج ہے، آپریشن ہے، یہ مفت آغاز کر دیا گیا ہے، اور پہلے جو 3 کامیاب۔ گوہر بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ۔ لیا میں میونسپل کمیٹی عملے کی غفلت، طلباء کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ کالج روڈ پر تعلیمی اداروں کے باہر میونسپل عملے نے ناکارہ کنٹینرز رکھ کر کوڑا کرکٹ کے انبار لگا دیے۔ بدبو، مکھی، مچھر اور آوارہ کتوں کے باعث طالب علم پریشان ہے اور میونسپل عملے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے۔ زاہد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ موجود ہوں کالج روڈ لیا پر، اور کالج روڈ لیا پر اگر بات کی تو میونسپل کمیٹی کی عدم غفلت اور مجرمانہ غفلت کے بعد جہاں پر کالج روڈ پر جو ہے یہاں پر میونسپل کمیٹی نے اپنی جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے اس کو بنایا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو گندگی کے انبار ہیں وہ لگنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو کنٹینر ہیں وہ بھی پڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو میونسپل کمیٹی کے جو لاکھ روپے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر پڑے ہوئے جہاں پر پڑے ہونے کی وجہ سے جو اسکول آنے والے طالبات ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہاں پر بدبو کا بھی راج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بات کی تو نشائی اور دیگر جو یہاں پر افراد ہیں وہ بھی یہاں پر ان کا بھی بسیرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے طلباء طالبات، سکول اور جو شہری
शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ यहाँ पर मुजाहिरीन से बात करते हैं। मैडम से बताइएगा क्या परेशानी हो रही है आपको? हाँ जी, ये आज का नहीं, इसका जो गंदगी है इस मसले को काफ़ी अरसा हो चुका है। तमाम लिया का जो आला हुकाम हैं, DCO साहब हैं, AC साहब हैं, इन सब से इमरान खान के पोर्टल सेल में भी हमने शिकायत की है, लेकिन इसका किसी ने भी खातिर खा ना इसके खिलाफ एक्शन लिया है, ना कोई इसका हल किया है। यकीन करें, स्कूल में 450 के करीब बच्चा पढ़ता है, नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक जहाँ पर बच्चे हैं, और इतनी गंदी बू होती है, यकीन करें क्लासेस में बच्चों का बैठना दुश्वार है, और इतनी मक्खियाँ होती हैं, खास तौर पर जब बच्चे बाहर निकलते हैं। आवारा कुत्तों का यहाँ पर इतना बसेरा है, यहाँ पर नशेई बैठे होते हैं, बच्चे खौफ और डर महसूस करते हैं। हमारी अपील है इस इंतजामिया से, लिया के आला हुकाम से, कि इसके खिलाफ जो है कोई एक्शन लें। हमने जो म्यूनसिपल कमेटी का हुकाम है उनसे भी इस मामले में बात की है। आते हैं, कूड़ा क्रिकेट एक साइड पर लगाकर इन कंटेनर्स के पास जमा करके चले जाते हैं, लेकिन ना ही बिल्कुल ये तमाम जो कंटेनर हैं ये इस वक्त जो उनकी खस्तार होने के साथ साथ जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी ने अपनी गफलत को, अपनी मुजरमाना गफलत छुपाने के लिए यहाँ पर कंटेनर साइड पर रखकर जो है तलबा तालबात के लिए, शहरियों के लिए परेशानी बना दी है। कुछ तालबात से बात करते हैं। बेटा बताइएगा, आप स्कूल आते हैं क्या परेशानी होती है आपको? जब हम स्कूल आते हैं तो यहाँ बहुत गंद होता है, सारे यानी कि मक्खियाँ, हम स्कूल में जब पढ़ाई टेस्ट करते हैं तो मक्खियाँ भी होती हैं, इतनी बदबू होती है जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं। क्या मुतालबा है आपका? यहाँ की वैसे सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कंटेनर को शिफ्ट किया जाए। बेटा आप क्या कहेंगे? यहाँ बहुत गंद होता है, जब बच्चे आते हैं अपने घरों से इतने साफ माहौल से आके इस गंदे माहौल में आ जाते हैं, तो स्कूल में इतनी गंदगी होती है, मक्खियाँ होती है, पढ़ा नहीं जाता, बदबू होती है। इसी वजह से हमारा मुतालबा है कि ये सारा गंद उठाया जाए ताकि यहाँ की बदबू वगैरह खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, तमाम जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, शहरी हैं, मुतालबा कर रहे हैं फौरी तौर पर इन कंटेनर को हटाया जाए और सफाई सुथराई का जो अमल है उसको बेहतर बनाया। चूँकि ये कॉलेज रोड है, यहाँ पर मार्केट के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं। बदबू के बायस तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। DG खान में 17 गैर कानूनी सेल पॉइंट्स कायम। पंजाब कैटल मार्केट ने गैर कानूनी सेल पॉइंट्स की निशानदही कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजा मलिक से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरगाजी खान डिवीजन में मवेशियों की खरीद और फरोख्त के हवाले से अपनाई गई कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से डिवीजन भर में 17 ऐसे पॉइंट्स की निशानदेही की गई जहां गैर कानूनी तौर पर जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी थी, और उसकी वजह से जो सरकारी मवेशी मंडियां थीं वहां रेवेन्यू मुतासर हो रहा था और लाखों रुपए हर हफ्ते जो है वो सरकार को नुकसान पहुंचना था। इस हवाले से निशानदेही के बाद इस हवाले से कमिश्नर को रिपोर्ट भिजवाई गई, तो कमिश्नर दरगाजी खान डॉक्टर शाद अहमद की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जो है इन के खिलाफ, इन गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से हिदायत की गई, मरासले तहरीर किए गए और 2 दिनों में इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन ना तो रिपोर्ट वापस आई और ना ही डिवीजन भर में जो गैर कानूनी मवेशियों की खरीद फरोख्त के हवाले से जो गैर कानूनी पॉइंट्स मांगे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और जो सूरत हाल है वो बदस्तूर है, हर हफ्ते सरकार को लाखों रुपए का जो है वो नुकसान का सामना है और इससे जो सरकारी रेवेन्यू जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। इस हवाले से जो तर्जमान है कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के, उनका कहना है कि जो इलीगल सेल पॉइंट्स हैं उनके खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से जो कमिश्नर दरगाजी खान को भी दोबारा एक मरासला तहरीर कर दिया गया। जी जी ठीक है रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब में कपास की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब हैदर करार ने रवा साल कपास की बेहतरीन फसल का इंदिया दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, अगस्त का महीना अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस महीने में जहां गुज़श्ता साल जो कपास की फसल पर पेस्ट का अटैक काफ़ी बढ़ गया था, मानसून का जो बारिश का सिलसिला काफ़ी बढ़ती थी, अगस्त के आगाज़ से भी जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि हवा में नमी का तनासुर बढ़ जाने की वजह से सफ़ेद मक्खी और जेसिड का अटैक जो शुरू से ही काफ़ी हद तक जो कपास पर ज़्यादा देखने में आ रहा था। तो अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है? आज जो है अगस्त का महीना में जो ख़त्म होने में से 4 से 5 रोज़ बाकी रह गए हैं। इस साल सबसे अहम बात, मौसम काफ़ी बेहतर है, बारिशें तो नहीं हुई, लेकिन अभी क्या सूरत हाल, तो आज मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब मौजूद से पूछते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी पहले तो ये कि इस बार बारिशें कम हुई हैं, काफ़ी बेहतर है मौसम, अभी क्या सूरत हाल है जो हमारी कपास की फसल जनूबी पंजाब में उसकी? माशाल्लाह जी, इस वक्त हमारी काटन बहुत अच्छी है पिछले साल की निस्बत। इस साल पेस्ट अटैक भी हमारा बहुत कम है। पिछले साल इस वक्त हमारी कपास काली हो गई थी,
یہ بتائے گا کہ گزشتہ سال ان دنوں میں پیسٹ کا اٹیک کافی زیادہ تھا، اس بار ایک تو آئی پی ایم پلان اس پہ عمل درآمد ہوا ہے، دوسری بات یہ کہ اس بار جو آپ نے جیسے بتایا کہ فروٹنگ کافی اچھی ہے، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ایک اس سال کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین جو بیلیں ہیں حاصل کی جائے گی، اضافہ کیا جائے گا، وہ ٹارگٹ اچیو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ہمارے سیکٹری صاحب نے جو ہے نا بہت اچھا پلان کیا ہے بوٹینیکلز کا. لاسٹ ایئر انہوں نے اسٹڈی کیا اور اس سال انہیں ہم نے اپلائی کیا اور اس بوٹینیکلز کے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں اگینسٹ وائٹ فلائی. آنے والے دنوں میں ہماری یہ جو کپاس کی جو پیداوار ہے وہ کس حد تک حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ اس بار جنوبی پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا پنجاب کا کہ 40 لاکھ ایکڑ پر جو کاشت کی جائے گی وہ تو نہیں ہو پائی ہے، لیکن اب پیداوار کیسی ہوگی یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے علی ریاض، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. رحیم یار خان سے خبر شامل کریں. پاکستان کرکٹ بورڈ اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے باہمی اشتراک سے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم انڈر 16 کرکٹ کے لیے ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے. عامر آگاہ کیجیے گا. عمر خان میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ کھلاڑی ہیں اور مخفی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کے حوالے سے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ضلع بھر کے جو تمام جو اسکولز ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے انڈر 16 کے جو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں ان کی سلیکشن کر رہے ہیں. فوکل پرسن اسپورٹ سے خالد حسین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. سر بتائے گا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا اب تک اور کب تک یہ پروسیس رہے گا؟ یہ پی ایم صاحب کا ایک ویژن ہے کہ اسکول لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں خاص طور پہ سپورٹس کا جو حال ہے وہ بڑا زب و حالی کا شکار ہے، تو اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ پیکج دیا ہے ہمیں کہ اسکولوں سے آپ انڈر 16 کے پلیئرز جو ہیں ان کو سلیکٹ کریں. تو یہ ہمارا جو پہلا سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے تحصیل لیول پہ. ہم نے 4 تحصیلوں میں فوکل پرسن مقرر کر دیے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ بچوں کی سلیکشن کی ہے اور انشاءاللہ جمعہ اور ہفتہ جو ہوگا وہ ہمارا ضلع کا ہوگا اور ضلع میں ہم جب وہ سارے بچے آئیں گے تو ان میں سے ہم تقریباً ایک ٹیم پک کریں گے 20-25 بچوں پہ مشتمل. تو اس کے بعد پھر یہ جو پی سی بی کی طرف سے نمائندہ آئے گا تو وہ سلیکٹ کرے گا. ایک ڈسٹرکٹ کی ٹیم جو ہوگی وہ ڈسٹرکٹ پھر ان کے مقابلے ہوں گے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ. جب ڈسٹرکٹ آپس میں کھیلیں گے تو پھر وہ ریجن بنائیں گے، اس کا ریجن بنائیں گے، ریجن کے آپس میں مقابلے ہوں گے. ان میں سے جو بیسٹ ان کے نظر میں کھلاڑی ہوں گے تو وہ پھر پی سی بی کی جو اکیڈمی ہے اس میں وہ بچے جائیں گے، وہاں رپورٹ کریں گے اور وہاں ان کی گرومنگ ہوگی. تو اس طرح وہ یعنی جو اسکول لیول پہ جو ایک جو ٹیمیں ہیں یا جو اسپورٹس زب و حالی کا شکار تھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلا ہے. بہت ایک اچھا اقدام ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے انیشیٹو لیا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کی سلیکشن کا ایک سلسلہ جاری اور یہی وہ بچے ہوں گے جو آگے جا کے جو ہے انڈر 16 کے ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا ہے. بہت شکریہ عامر آپ نے اپڈیٹ کیا. ڈیرہ غازی خان میں ڈائریکٹر کالجز کے ناروا رویے کے خلاف ایپکا کی ہڑتال. ایپکا ملازمین نے دفتری کام چھوڑ دیا. ملازمین کی ڈائریکٹر کالجز کے خلاف نعرے بازی. مزید تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے. عاشر بتائے گا کیا کہنا مظاہرین کا. میں ڈائریکٹر کالجز کے غیر مناسب رویے کے خلاف ایپکا کی جانب سے ہڑتال کی جا رہی ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے. تمام کے تمام ملازمین نے دفتری کام بند کر کے دفتر کے باہر احتجاج شروع کر دیا ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے احتجاج کے حوالے سے، کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی سر، شیخ فیاض احمد صاحب جب سے ڈیرہ غازی خان ڈبیان میں مسلط ہوئے ہیں انتہائی بد اخلاق اور بد کردار آدمی ہیں اور جہاں بھی یہ رہے ہیں ملتان سے ہی آئے ہیں تو ان کے ٹرانسفر پر ملتان میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں. جہاں بھی ہر ایک اہلکار سے ان کی بدتمیزی اور بد اخلاقی معمول بن گئی ہے. ان کے ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں چل سکتے. ان کا تبادلہ پھر فور کیا جائے اور ان کے تبادلہ تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. سر کیا کہنا چاہیں گے آج یہاں پر تمام کے تمام ایپکا کے ملازمین موجود ہیں، ہڑتال کی جا رہی ہے، کیا مطالبات ہوں؟ ڈویژنل صدر ایپکا سرفراز اللہ والا آپ سے مخاطب ہے. یہاں پر ہم ایپکا یونٹ ڈائریکٹر کالجز کی دعوت پر آئے ہیں اور یہاں پر حالات انہوں نے بتائے ہیں کہ شیخ فیاض احمد ڈائریکٹر کالجز انتہائی بدتمیز بد اخلاق افسر ہے اور کرپٹ افسر ہے. یہاں پر انہوں نے 4 بجے کے بعد دفتر لگایا ہوا ہے اور 4 بجے سے پہلے وہ مختلف کالجز کے دورے کے نام پر یہاں سے نکلتے ہیں اور مختلف جگہ پر وہ عیاشیاں اڑاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں اور دفتر میں آ کر روب جماتے ہیں اور دفتر ٹائم کے بعد پابند کرتے ہیں سٹاف کو کہ آپ رات 10 بجے تک 12 بجے تک یہیں پہ کام کریں. یہ ان کی زیادتی ہے. ہم ان کے خلاف بھرپور ایپکا کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں، احتجاج کرتے رہیں گے. جہاں پر بھی یہ تعینات رہے تاریخ شاہد ہے وہاں پر لوگ انتہائی پریشان تھے، تنگ تھے ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے اور انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں اور ہماری غلطی ہے، گناہ ہے جو یہ ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے. ہم بھی کالی پٹیاں باندھ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں اور ہم ان کے تبادلے تک احتجاج
एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल तबादले तक एहतजाज जारी रखेंगे। सर आप एहतजाज हैं, बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी डायग्नोस्टिक सेंटर तकमील के लिए फंड्स का मंतज़र है। डिजिटल एक्सरे मशीन, कलर डॉप्लर, अल्ट्रासाउंड और सीटी एनजीओ 1.5 साल से लकड़ी के डब्बों में बंद है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम बताइएगा इस हवाले से। शेख ज़ैद हॉस्पिटल 3 सूबों के संगम पर वाक़ होने की वजह से यहाँ पर रहीम यार खान सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में मरीज़ अपने इलाज के लिए आते हैं और एमरजेंसी शेख ज़ैद हॉस्पिटल की एमरजेंसी में बेपनाह रश होता है और यहाँ पर मरीज़ बड़ी तादाद में एमरजेंसी में सहूलियात लेने के लिए आते हैं और मरीज़ों की सहूलियात देने के लिए शेख ज़ैद हॉस्पिटल की एमरजेंसी में डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का एक मनसूबा बनाया गया था, जिसकी मशीनरी यहाँ पर आ गई, जिसमें सीटी स्कैन, सीटी एनजीओ, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें थीं, डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीनें जो यहाँ पर आनी थी और यहाँ पर नस्ब की जानी थी। ये मंसूबा पिछले साल जून में मुकम्मल होना था। इसकी मशीनरी देखें कि यहाँ पर पहुँच चुके, तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इस मशीनरी को आए हुए। ये बंद डब्बों में अभी तक यहाँ पर बंद है और यहाँ पर लोगों को यहाँ पर फ़ायदा दिया जाना था वो फ़ायदा नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। इस ग्रे स्ट्रक्चर को मुकम्मल किया जाना था। फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से, किल्लत की वजह से ये ग्रे स्ट्रक्चर जो डायग्नोस्टिक सेंटर का था ये भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा और ये जो मशीनरी, कीमती मशीनरी यहाँ पर खड़ी है वो अभी तक बंद डब्बों में है। मरीज़ इससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ एक सीटी स्कैन मशीन है जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, सिर्फ एक सीटी स्कैन मशीन जो पहले ख़राब हो चुकी थी, नहीं आ चुकी थी, उस पर नोटिस लिया गया। नोटिस हुए अपनी मदद आपके तहत सिर्फ सीटी स्कैन मशीन को इंस्टॉल करके मरीजों को सहूलत दी जा रही है। जी ठीक है आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहावलनगर यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह से नाकाम हो गए। आटा, घी और दीगर अशिया महंगी होने के बावजूद दस्तयाब नहीं है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। कासिम बताएगा क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स के। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर जो आवाम को रिलीफ फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर के अशिया जो महंगे दाम होने के बावजूद जो वो दस्तयाब ही हैं। आटा, घी, चीनी सब की कीमतें जो बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले जो साइलिन है वो मायूस लौटने पर जो वो मजबूर हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो वो ना यहाँ पर जो वो घी है और ना ही आटा है। तो यहाँ कुछ शहरी मौजूद हम उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या लेने आए थे? क्या जी सर, हम आए थे जी लेने के लिए भाईजान। 2 हफ्तों से हम रोज़ आ रहे हैं भाईजान, रोज़ हमें होते हैं भी आज आ जाएगा और आज आ जाएगा वो, लेकिन आता होता है नहीं। और अगर हम ना बाजार में जाते हैं तो ना भाईजान उनका जो है ना रेट बहुत ना ज़्यादा है, तो बड़ी ना परेशानी है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम तो फर्स्ट टाइम आते हैं और बैठ बैठ के जाते हैं, कोई नहीं आ रहा, ना घी कुछ भी नहीं है। सारा का सारा ड्रामा है, ये सारा का सारा ड्रामा हो रहा है भाईजान। जी बिल्कुल, 2 हफ्तों से जो है वो घी जो मौजूद नहीं है, एक और जो है ना साइल मौजूद है, ये भी जो आप बेटा आप क्या लेने आए थे? हम भी ये घी और आटा लेने आए हैं। ये 2 हफ्ते से आ रहे हैं, डेली चक्कर लगा रहे हैं, पर ये कहते हैं कि आ जाएगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। मार्केट में रेट 350। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने अपडेट किया। सरकारी कॉलेजेस को अब किया जाएगा सोलर पर मुंतकिल। मुल्तान डिवीजन के 70 कॉलेजेस में से 4 को सोलर पर मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलिशा आसिफ से। अलिशा बताइएगा। जी बिल्कुल, स्कूलों के बाद अब सरकारी कॉलेजेस भी मुल्तान के सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट होंगे। इस वक्त जो है अगर डिवीज़न भर के कॉलेजेस की बात की जाए तो 70 कॉलेजेस हैं। 4 को मुल्तान शहर की सिटी के जो 4 कॉलेज हैं इनिशियली तौर पे उन्हें सोलर सिस्टम पे भी कन्वर्ट किया गया है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर कॉलेजेस मौजूद हैं डॉक्टर फरीद शरीफ, इनसे जान लेते हैं। ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि हमारे जो साउथ पंजाब हैं उसमें 4 कॉलेजेस की जो है ना वो अप्रूवल हो गई है सोलर सिस्टम पे कन्वर्जन की, और हमारे जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, ये उनकी ज़ाती काविशों से ये अमल जो है ना तकमील तक पहुंचा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू जो हम फेस कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर वो ये होता था कि बिजली के बिल बहुत हैवी आते हैं और अक्सर यही होता है कि कॉलेजेस को अपने लोन अकाउंट से पे करने पड़ते हैं। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें एक सर्वे करना पड़ता है और अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, तो उसके अंदर 6 महीने से साल के दौरान ये अप्रूवल का प्रोसेस लग जाता है। तो दीगर कॉलेजेस के लिए उन्होंने एक तरतीब दे दिया हुआ है प्लान, और उस तरतीब दिए हुए प्लान के तहत स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉलेजेस को हम सोलर सिस्टम पर कन्वर्ट कर देंगे इंशाअल्लाह।
जी बिल्कुल, इम्तहानात जो होते हैं कॉलेजेस में, बच्चे अब गर्मी में भी नहीं बैठेंगे जब लोड शेडिंग होती है। दूसरा कॉलेजेस को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाएगा। आलिशा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर और दावत इस्लामी के माबैन शजरकारी के हवाले से मुआहिदा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अथर लाशारी से। अथर बताएगा मुआहिदे के हवाले से। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं कि ये जो MOU है वो दावत इस्लामी और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के माबैन हुए है। वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर अरकातर महबूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं और दावत इस्लामी का वफ्द भी यहाँ पर मौजूद है। सर फरमाइएगा, आज का MOU कितना अहम है शजरकारी मुहिम को मजीद आगे लेके जाने के हवाले से? जी, आज FGRF फैज़ान रिसर्च फाउंडेशन जो है, इनके तहत, रिलीफ फाउंडेशन के तहत जो इनका लाखों पौधों के लगाने की शजरकारी मुहिम हर साल होती है, उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी इनके साथ पार्टनर कर रही है कि 2500 पौधे अच्छी क्वालिटी के, बड़े साइज़ के, जो इन्होंने हमें दिए कीमती पौधे हैं, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर उनको अपने कैंपस पर प्लांट करेगी और उनकी देखभाल और नशोनुमा करेगी ताकि वो तनावर दरख्त बन सकें। और ये दोनों इदारे जो हैं मिल के जो पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का प्रोग्राम है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, बिलियन ट्रीज़ का प्रोग्राम है, तो ये उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि कतरा कतरा मिल के जो है वो दरिया और समुंदर बनता है, तो ये एफर्ट आज इसी सिलसिले की कड़ी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इनकी जो फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन है, उनके साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो इश्तिराक है, ये कम्युनिटी के साथ हमारे जो स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं, लिंकेजेस स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करने की कि वो सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, जो काम ये कर रहे हैं उसमें इनका हाथ बटाएं। तो ये एक अच्छी मिसाल है जो दोनों इदारे मिल के आज MOU भी हमने साइन किया और अब हम प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ करने वाले हैं। सर क्या कहेंगे इस MOU के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो ये सेशन हुआ है दावत इस्लामी और जो हमारा इस्लामी यूनिवर्सिटी के माबैन, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मज़ीद फले फूलेगा। आगे चलकर मज़ीद भी हम इस पर काफ़ी वर्क करना चाह रहे हैं आज, क्योंकि पहले सिटिंग थी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मिलजुल कर पाकिस्तान को ग्रीन करेंगे। और दावत इस्लामी का एक स्लोगन है कि हमें खाली पौधा लगाना नहीं है, बल्कि पौधा लगाना है और उसे दरख्त बनाना है पूरा। तो पौधा सिर्फ लगाना नहीं है। जी ठीक है अथर लाशारी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।